रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस प्रोसीडिंग की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और जो सुप्रीम कोर्ट का नया यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो आम देखने वाले हैं उन्हें अदालती प्रोसीडिंग का इतना जो है वो नॉलेज नहीं होता, इतनी आसानी के साथ समझ नहीं आती। तो इस अदालती कार्रवाई में जो चीज़ें तय हुई हैं वो डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ उससे पहले कमरा अदालत का माहौल क्या था जब जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। 11:30 बजे का वक्त था, लेकिन 11:30 बजे से पहले ही आसिफ अली ज़रदारी अपने बेटे बिलावल ज़रदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे और जो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है उसके हिसार में जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचे। तो बहुत सारे पीटीआई के जो रहनुमा उनके साथ आए हुए थे, जिनकी ग़ालिबन बिलावल के साथ या आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात नहीं होती। उन्हें मुलाकात की, अपना तारफ़ कराया, साफ़ियों ने जाके मुलाकात की। वकार सत्ती साहब हैं, यूनियो से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने मेरा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ तारफ़ कराया। तो ज़रदारी साहब ने रिप्लाई ये दिया कि मैं इनको जानता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आप तारफ़ ना कराएं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ऐसे ही कलमात किया कि हम इनको जानते हैं। इसके बाद बाकी लोग भी उनके साथ तारफ़ करते रहे। नासिर इकबाल साहब का तारफ़ हुआ और फिर जैसा कि मैंने कहा कि 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का वक्त मुख्तस किया गया था, लेकिन 11:40 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। लेकिन चूंकि ये जो रेफरेंस है भुट्टो रेफरेंस, जो कि आसिफ अली ज़रदारी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट को भेजा था, तो एक तवील अरसे के बाद इसकी समाअत हुई। तो इस तरह का केस जब समाअत के लिए एक लंबे अरसे के बाद लगता है तो बहुत सारी चीज़ें अदालती कार्रवाई में ऐसे केस की समाअत के आगाज़ में स्ट्रीमलाइन की जाती हैं। तो उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो मंसूर उस्मान अवान थे वो रोस्टरों पे आए, फारूक एच नाइक रोस्टरों पे आए। लेकिन इस अदालती कार्रवाई से ये भी चीज़ सामने आई है कि जो हम आपको रिपोर्ट करते रहे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाटा निकाल के इस रेफरेंस की 6 समातें हुई हैं। ये 2 अप्रैल 2011 को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था और पहली समाअत सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2 जनवरी 2012 को हुई थी, ग़ालिबन 8 माह के बाद। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में ये चीज़ें सामने आई हैं कि ये जो सारा मामला है, ये जो समातें हैं, ये इससे पहले भी होती रहीं। 2012 से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस केस की समातें होती रहीं, लेकिन जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट का डाटा वो कुछ और बताता है। क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई में 18 अप्रैल 2011 की समाअत का, 20 अप्रैल 2018 की समाअत का और 21 अप्रैल 2018 की समाअत के जो ऑर्डर हैं वो भी अदालत में डिस्कस हुए हैं, उनका हवाला दिया गया। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मंसूर अवान साहब ने कहा कि इसकी जो आखिरी समाअत है वो नवंबर 2012 में हुई थी। काजी फायसद साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि पहले जो इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आप उन ऑर्डर्स को पढ़ें। फारूक एच नाइक ने पूछा गया कि आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी नुमाइंदगी करता हूँ। काजी फायसद साहब ने कहा कि क्या आप, वैसे तो पीपल्स पार्टी की भी आप अपनी कैपेसिटी में नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या जो तमाम वुरसा हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन वुरसा का भी आप नुमाइंदगी करेंगे? क्योंकि हर वारिस, काजी फायसद साहब ने कहा कि इस केस में मुतलका है, जो भुट्टो का वारिस है वो मुतलका है, वो आके अपना मुद्दा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी अदालत में बात कर सकता है। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम की नुमाइंदगी मैं करूँगा। इसके बाद अहमद रज़ा कसूरी जो कि शिकायत कुनुंदा हैं, तो उन्हीं के वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम पर जो है अबैटमेंट के इल्ज़ाम में जो है जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा, अहमद रज़ा कसूरी रोस्टरों पे आया कि मैं इस केस में शिकायत कुनुंदा हूँ और मैं खुद इस केस में जो है वो दलाइल दूंगा। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में कुछ अदालती मावन भी मुकर्रर हुए थे। फारूक एच नाइक ने जिक्र किया जो उनकी CMA है लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, उसका जिक्र किया। काजी फायसद साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फुल कोर्ट इजलास हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है और फर्दर मुस्तकबिल के हवाले से लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक कमेटी बनी थी। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब उस कमेटी में शामिल थे। उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और फिर काजी फायसद साहब ने उनसे कहा कि आज की प्रोसीडिंग भी हम लाइव दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे और जो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल है उस पर भी लाइव दिखाई जा रही है। आपकी दरख्वास्त आने से पहले हमने ये फैसला भी कर दिया है कि इस प्रोसीडिंग को हम लाइव दिखाएंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी फारूक एच नाइक से कहा कि अब इस केस को भी हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। फारूक एच नाइक ने कहा कि यह एक तारीखी मुकदमा है। काजी फायसद साहब ने कहा कि हम इसको बतौर सदारती रेफरेंस के तौर पे लेंगे। ये सदर मुमलिकत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा गया था।
और फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि सबसे पहले आर्गू कौन करेगा। अभी तक ये रेफरेंस जो कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, ये सदर की तरफ से वापस नहीं लिया गया। और अटॉर्नी जनरल ने भी बताया कि चूंकि ये रेफरेंस वापस भी नहीं लिया गया और मुझे जो मौजूदा सदर हैं उनकी तरफ से कोई बरक्स यानी माजी के जो सदर की इंस्ट्रक्शन थी उस वक्त के अटॉर्नी जनरल को या वफाकी हुकूमत के वकील को, उसके बरक्स मुझे कोई हदायत नहीं दी गई। यानी अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि मुझे इस रेफरेंस को वापस लेने के हवाले से सदर या वजारत कानून ने कोई डायरेक्शन नहीं दी और मैं इस केस में आर्गू करूंगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो बेंच बना है जो भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत करेगा, इसमें जो तमाम जजेस शामिल हैं उनके सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होने से पहले ये भुट्टो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा गया था। हम में से किसी जज ने इस रेफरेंस को पहले नहीं सुन रखा। हमारे आने से पहले ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। और फिर काजी फैसल साहब ने ये भी बता दिया कि इस भुट्टो रेफरेंस में का जो हमने बेंच बनाया इसमें एक सीनियर जज ने सुनने से इनकार किया था कि वो इसमें नहीं बैठेंगे और 2 जजेस मजीद हैं वो भी इस बेंच का जो है मेंबर नहीं बने हैं। एक नाज़रीन ज़रूरी कॉल आ गई थी, बहुत ज़रूरी थी अटेंड करना, तो उसको अटेंड किया, इसलिए थोड़ा सा आपको पॉज नज़र आएगा वीडियो में। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि वो बेंच वाली उन्होंने बात की और फिर उन्होंने बताया कि इसमें एक सीनियर जज साहब ने इनकार किया था इस केस को सुनने के हवाले से। 2 मजीद जजेस भी बेंच का मेंबर नहीं बने और आखिरी मरतबा ये 9 रुकनी बेंच ने सुना था, तो इसलिए हमने इसको 9 रुकनी बेंच ही है इस रेफरेंस के लिए तश्कील दिया है। पीपल्स पार्टी के वकील कौन थे ये भी अदालत की जानिब से पूछा गया और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है वो रेफरेंस पढ़ के अदालत में जो बताया। और काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये रेफरेंस किस आर्टिकल तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 186(3) के तहत ये रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था। और फिर ये सवाल हुआ कि किस सदर ने भेजा था, तो ये फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी उन्होंने भेजा था। काजी फैसल साहब ने पूछा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का टेन्योर क्या था, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि 2008 से लेके 2013 तक वो सदर पाकिस्तान थे। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि अब तक मतलब उनके बाद आसिफ अली ज़रदारी के बाद कितने सदूर आए हैं, किसी ने भी इस मामले को टेकअप भी नहीं किया, इसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी नहीं दी और किसने वापस लेने की बात भी नहीं की। अभी तक जो है ये हमारे पास रेफरेंस 11 साल से मौजूद है। और फिर इसके ऊपर रिग्रेट किया, माफ़ी मांगी काजी फैसल साहब ने, माजरत की कि भुट्टो के बुरसा से, आसिफ अली ज़रदारी से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, वो सामने बैठे थे, उनसे माजरत कर रहे थे कि ये 11 साल 11.5 साल तक ये मुकदमा नहीं लगा, ये रेफरेंस ज़ेर इल्तवा रहा, इसमें मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं माजरत करता हूँ उनसे। तो ये माफ़ी मांगी है काजी फैसल साहब ने इसके ज़ेर इल्तवा होने पर। और ये बड़ा दुख भरा मतलब एक इजहार था काजी फैसल का जो है भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो के बुरसा के साथ। और जब ये बात काजी फैसल साहब ने की तो जो चेहरे थे अपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के और आसिफ अली ज़रदारी के, वो हैरान थे कि एक काजी के सबसे बड़े मनसब पे बैठा एक शख्स जो है आज माजरत मांग रहा है कि यह केस बहुत पहले डिसाइड होना चाहिए था, नहीं डिसाइड हुआ, तो अदालत उनसे माफ़ी मांग रही है, माजरत कर रही है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने 21 अप्रैल 2011 के जो ऑर्डर था उसका हवाला दिया कि उसमें कुछ अदालत ने सवालात फ्रेम किए थे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो रेफरेंस है आप उस रेफरेंस को पढ़ें। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो जो रेफरेंस आया था जो कि भेजा गया था उसमें जो भुट्टो का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उसको रिविजिट करने की जो है वो अदालत से इस्तदा की गई थी। फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालती ऑर्डर में सवालात मौजूद हैं जिन्हें जो है वो अदालत ने खुद फ्रेम किया था। और फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क्स दिया कि वो सवालात किधर हैं जो रेफरेंस में पूछे गए थे या ऑर्डर में जो है जो रेफरेंस पूछे गए थे वो सवालात किधर हैं। तो इसके बाद नाज़रीन फिर मैं आपके साथ साथ चीज़ें शेयर कुछ चीज़ें डिट्रैक्ट भी हो जाती, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे देखें ना कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, उसकी भी डेवलपमेंट अभी तक कोई हमारे तक नहीं पहुंची। अडयाला जेल में क्या हुआ है साइफर केस का, वो भी अभी तक मामला खामोश है। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें से मैं इक्विप हूँ जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने रेफरेंस पढ़ा और उसमें लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से तासुब की बातें जो रेफरेंस में लिखी गई थी उनका हवाला दिया। तो अदालत ने पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट का कौन सा फैसला, जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने हवाला दिया जिसमें भुट्टो को फांसी दी गई और फिर फांसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, उस फैसले का अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने हवाला दिया। मुसर्रत हिलाली साहबा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा जो कि आखिरी सीनियर रुकन हैं इस बेंच की, उन्होंने पूछा कि ये जो 22 की बात की जा रही है, क्या लाहौर हाई कोर्ट में कोई तहरीरी तौर पे जो बेंच था जो भुट्टो साहब के मुकदमे की समाअत कर रहा था, क्या उसके ऊपर अदम एतमाद किया गया? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सेवरल ऐसी एप्लीकेशन जो कि रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में दायर करके उन पर अदम एतमाद का इजहार जो है वो किया गया था। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने साबिक जो चीफ जस्टिस है नसीम हसन शाह साहब जो कि सुसर हैं साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के, उनके इंटरव्यू का हवाला दिया। काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये इंटरव्यू कब दिए गए थे,
तो इस पे अदालत को जो है वो किस कब दिए गए, किसने दिए थे, किस चैनल पे दिए गए, क्या इस रिकॉर्डिंग को फारूक एच नाइक साहब ने बताया कि मंसूर जो नसीम हसन शाह साहब के जो इंटरव्यू हैं उनकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड पे लेके आऊँगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा क्या कोई ट्रांसक्रिप्ट आपने उन इंटरव्यू का फाइल किया है? तो फारूक एच नाइक ने कहा कि जो इंटरव्यू था 2009 में नसीम हसन शाह ने एंकर जियो के उस वक्त के जो एंकर इफ्तिखार अहमद उनको दिया था, जवाब दे उनका प्रोग्राम था, और एक इंटरव्यू किसी अननोन को जो है वो अपने नसीम हसन शाह साहब ने दिया था। और उसमें फिर अदालत ने सवाल पूछा कि जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का, उसमें वो दबाव की बात कर रहे हैं, वो किसके दबाव की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने इंटरव्यू में किसी का नाम लिया? तो इस पे फारूक एच नाइक ने कहा कि उन्होंने मार्शला का जिक्र किया और मार्शला जो है साबिक डिक्टेटर ज़ियाउल हक का जो है मार्शला वहाँ पे लगा था। और फिर फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं वो जो इंटरव्यूज़ की वीडियो हैं और जो ट्रांसक्रिप्ट है अदालत में जमा करवा दूंगा। तो अदालत ने कहा, काजी फैसल साहब ने कि ठीक है, आप वो तमाम चीज़ें जो है वो अदालत में जमा करवा दें। इसके बाद अहमद रज़ा कसूरी साहब जो है वो रोस्टर पे आए। उन्होंने कहा कि नसीम हसन शाह की एक खबर है, अखबारी तराशे का उन्होंने हवाला दिया जिसमें नसीम हसन शाह ने कहा कि बड़ी मुश्किल हालात में हमने वो फैसला दिया था। और फिर अहमद रज़ा कसूरी ने यह भी कहा कि एक बुक लिखी है नसीम हसन शाह साहब ने, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड पाकिस्तान अफेयर, उस बुक के पेज नंबर 52-53 का हवाला दिया कि फैसला कैसे लिखा गया। काजी फैसल साहब ने फिर फारूक एच नाइक से कहा कि आप तो बहुत दूर हैं, एक्चुअल ये बुक जिसका हवाला अपने अहमद रज़ा कसूरी साहब दे रहे हैं, ये बुक किधर है? तो इस पे भी फारूक एच नाइक ने कहा कि वह बुक भी अदालती रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। मंदू खेल साहब ने, जस्टिस मंदू खेल साहब ने ये सवाल किया, क्या आप साबिक चीफ जस्टिस के बयान से इत्तफाक करते हैं? यानी जो नसीम हसन शाह का जो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि दबाव के तहत हमने ये फैसला दिया था, अहमद रज़ा कसूरी से पूछा कि क्या आप उनके इंटरव्यू के साथ इत्तफाक करते हैं? तो अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि ये तो तारीफ़ कर रहे हैं अदालती प्रोसीडिंग के जो साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब हैं। काजी फैसल साहब ने अहमद रज़ा कसूरी साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने ये निशानदेही की है, और फिर अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप फर्दर प्रोसीड करें। शीरी रहमान इस दौरान जो है अपनी सीट से उठती हैं और रज़ा रबानी के पास जाती हैं, फिर फारूक एच नाइक के पास जाती हैं, और फिर फारूक एच नाइक कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी सीट के ऊपर ठीक बैठा हूँ। दरअसल किसी ने रज़ा रबानी साहब से कहा था कि जो फारूक एच नाइक साहब हैं वो प्रोसिक्यूशन साइड पे बैठे हैं, तो इसलिए उनको आप पटिशनर साइड पे लेके आएँ। तो मैंने अहमद रज़ा कसूरी साहब से बताया कि ये कोई फिक्र करने वाली बात नहीं कि कौन प्रोसिक्यूशन साइड पे बैठा है, कौन पटिशनर साइड पे बैठा है। अहमद रज़ा कसूरी साहब कंप्लेनेंट हैं साबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, सदर के खिलाफ, इसमें वो रिस्पोंडेंट हैं, लेकिन वो कंप्लेनेंट की साइड पे बैठे हैं, मुद्दई की साइड पे बैठे हैं। तो आप चिल करें, यहाँ पे आराम से बैठें, तसल्ली रखें। तो इस दौरान हमने देखा कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब से वो अपनी आंखें पोंछ रहे थे, अब पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन चश्मा उतार के टिश्यू से उन्होंने अपनी आंखों को जो है वो साफ किया। और फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो रेफरेंस आया था उसमें जो फैसला है भुट्टो सदारती रेफरेंस का, उसको रिविजिट करने की बात की गई है। 4-3 से ये फैसला था और इसमें बड़ी थिन अक्सरियत थी, एक जज की अक्सरियत की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का फैसला दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप मुतलका आर्डर का हवाला दें, जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के मुतलका आर्डर का हवाला दें। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने जो 21 अप्रैल 2011 का ऑर्डर है उसका हवाला दिया, वो जो उसमें क्वेश्चन फ्रेज किए गए थे वो पढ़े अटॉर्नी जनरल साहब ने। और फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि इस केस में वकील कौन थे भुट्टो रेफरेंस में, तो अदालत को बताया कि बाबर अवान साहब थे। तो काजी फैसल साहब ने पूछा क्या बाबर अवान कमरा अदालत में मौजूद हैं? तो नाइक साहब ने कहा कि वो तो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, और फिर अदालत को बताया कि बाबर अवान साहब मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बाबर अवान को हुकूमत ने वकील के तौर पर हायर किया था, अब मैं इस केस को जो है प्रोसीड करूँगा फर्दर आगे। अहमद रज़ा कसूरी ने बताया कि चूँकि जब ये प्रोसीडिंग यहाँ पे 6-7 समातें चल रही थी, बाबर अवान ने 6-7 दिन यहाँ पे बड़े दलाइल दिए थे, और फिर जब अदालत ने मुझे नोटिस किया था तो मैंने 80 सफ़ात का जवाब जमा कराया था, और फिर वो जो जज साहबान बेंच के थे वो मेरे जवाब में से सवालात बाबर अवान से पूछते थे, तो वो अपना टेम्परामेंट जो है वो खो बैठे, और फिर उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस जो है इस केस में जारी किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस जो रेफरेंस आया था, क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब ने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा कि जो भुट्टो का जो रेफरेंस आया था इसमें तो कोई सवाल पूछा नहीं गया था। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा मंसूर उस्मान अवान साहब ने कि दरअसल एक CMA दायर हुई थी, उसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीट किया था, और फिर उस CMA के बाद जो कोर्ट ऑर्डर है 21 अप्रैल का, उसमें सवालात फ्रेज किए गए, 5 सवाल जो है वो अदालत ने फ्रेज किए थे। और फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि जो चौथा सवाल है वो तौबा के हवाले से है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंडेंट का जिक्र किया गया है। ये सवाल, ये लफ्ज़ रिपेंडेंट का चौथे सवाल में क्यों इस्तेमाल हुआ, इस पे फारूक एच नाइक और रज़ा रबानी से पूछा गया, क्या आपको कोई नॉलेज है, क्या ये लफ्ज़ शामिल होने के आप अदालत की कोई मामनत कर सकते हैं? तो दोनों ने माजरत की कि हमें नहीं मालूम कि ये रिपेंडेंट का लफ्ज़ जो है चौथे क्वेश्चन में क्यों शामिल किया गया। अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि तौबा तो मैंने देनी है, जिस पे अदालत ने कहा कि तौबा आपने तो नहीं देनी, तौबा तो कोई भी कर सकता है, आपने तो
माफ़ करना है या माफ़ नहीं करना। तो फिर अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, अगर अदालत को कोई ऐसा कोई शरई सवाल है तो उसके ऊपर आप किसी मौलवी को बुला लें, किसी आलिम को बुला लें। फिर काजी फ़ायज़ साहब ने पूछा कि इसमें बहुत सारे जो है वो अदालती मावन थे, तो अदालत को बताया गया कि फ़खरुद्दीन इब्राहिम जी और जो एस एम ज़फ़र हैं, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हैं, लतीफ़ अफरीदी हैं, आसमा जहांगीर हैं और एक और वकील का नाम बताया गया कि ये अदालती मावन मुकर्रर हुए थे, लेकिन इनका अब इंतकाल हो चुका है। और फिर अदालत को बताया गया, अली अहमद कुर साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इस केस में मुझे अदालती मावन मुकर्रर किया गया था, मैं अदालत को असिस्ट करूँगा। तारिक महमूद, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, उन्हें भी अदालती मावन मुकर्रर किया था, तो इसके बारे में कहा गया कि वो इनकार कर चुके हैं इस केस में मामनत की, उनकी सेहत अच्छी नहीं, तो वो अलील हैं, तो वो इनकार कर गए हैं। खालिद अनवर साहब साबिक सीनियर लॉयर हैं, वो भी एक्सक्यूज़ कर गए थे। मखदूम अली खान साहब अदालती मावन के तौर पे शामिल हैं और एतजाज़ एहसन साहब जो कि वकील भी थे, अदालती मावन भी थे, उनकी तरफ से भी उनके असिस्टेंट ने बताया कि एतजाज़ एहसन भी इस केस में नहीं आना चाहते। तो काजी फ़ायज़ साहब ने कहा कि इस केस में हम मुतबादल जो है वो अदालती मामलीन का जो है वो तकर्रुर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आगे चल के क्या हुआ, जो मैंने अभी तक आपको कार्रवाई बताई, तो मज़ीद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत मुसलमानों का हुक्मनामा पढ़ रहे हैं। और फिर नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आज जब ये सारा केस चला मुल्क में आइन मौजूद था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था। फारूक एच नाइक ने कहा कि केस में जो शिकायत दायर हुई थी उनका रिकॉर्ड मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने हुक्मनामे में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का सारा रिकॉर्ड जो है वो फराहम करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल बना था उसका क्या नाम था। फारूक एच नाइक ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने देखना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमा दुरुस्त थे या दुरुस्त नहीं थे। ट्रिब्यूनल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तमाम मुकदमात को जाली करार दिया था। अब इस ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा रिमार्क्स में कि आप चाहते हैं कि ये रेफरेंस कभी ना सुना जाए तो एतराज़ उठाते रहें, हमारे सामने वो बात करें जो सामने मौजूद है। काजी फ़ायज़ ने कहा कि ऐसा करना है तो एक दरख्वास्त दे दें कि किसी को अहकामात दिए जाएँ। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शफ़ी और रहमान ट्रिब्यूनल रिपोर्ट को पब्लिक किया गया था। और मंसूर अली शाह साहब ने यह पूछा कि फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रहा और नज़रसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अटॉर्नी जनरल आप हमें अब इस रेफरेंस के काबिल समात होने पर मुतमिन करें। आप हमें बताएं कि आर्टिकल 186 के तहत कानूनी सवाल क्या है। जो फैसला हतमी हो चुका है उसको टच नहीं कर सकते। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो है वो रिमार्क्स दिए गए हैं और अभी भी नाज़रीन इस केस की जो समात है वो जारी है। तो मज़ीद नाज़रीन जो हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें तय हुई हैं जिसमें काजी फ़ायज़ साहब ने कहा है कि अदालती मावन मुकर्रर करेंगे और अदालत की जानिब से जुल्फ़िकार भुट्टो के वर्सा से माफ़ी मांगी गई है और जिन अदालती मावनीन का इंतकाल हुआ है उनकी जगह पे नए अदालती मावनीन आएंगे। और इस बेंच में जिन जजेस ने इनकार किया है उसके बारे में भी काजी फ़ायज़ साहब ने बता दिया कि 3 जजेस ने ये रेफरेंस सुनने से इनकार किया है, उनकी कोई ना कोई वजूहात थी। तो ये नाज़रीन अब तक की कार्रवाई का अहवाल, मज़ीद जो भी प्रोसीडिंग होगी आसान अल्फाज में आपको जो है उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ का केस है उसको कवर करेंगे और फिर उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।